यूं तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पहले से ही OTT यानी ओवर द टॉप सर्विसेज अपनी बढ़त बढ़ाता जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन में तो ये मनोरंजन के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी हो गया है। OTT के जरिए कई रोमांचक किरदारों को देखने का भी मौका मिला। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि 2020 की 9 सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन कौन है। महामारी और लॉकडाउन के बाद जहां पूरे देश भर में सिनेमा घर बंद पड़े थे, वहीं OTT प्लेटफॉर्म्स और टेलीविजन ने दर्शकों को एंटरटेन करने का जिम्मा उठाया। सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली कई फिल्मों ने भी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए OTT का सहारा लिया, जहां सितारों ने अपने बेहतरीन किरदारों से फिल्मों में जान डाल दी। आइए जानते हैं कि इस पैंडेमिक के बीच किन एक्टर्स की परफॉर्मेंस रही सबसे बेस्ट। प्रतीक गांधी इस साल अक्टूबर में रिलीज हुई सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी काफी बेहतरीन साबित हुई। ये कहानी एक स्टॉक होल्डर हर्षद मेहता पर बनाई गई है, जिसका किरदार प्रतीक गांधी ने निभाया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक आम आदमी अपनी काबिलियत से स्टॉक मार्केट का नक्शा बदल देता है। प्रतीक गांधी ने फिल्म में बेहतरीन अभिनय कर दर्शकों को खूब इम्प्रेस किया है। तापसी पन्नू एक्ट्रेस इस साल सिनेमाघर में रिलीज हुई फिल्म थप्पड़ में नजर आई थी। फिल्म में तापसी पन्नू ने अमृता नाम की एक महिला का किरदार निभाया था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक थप्पड़ के बाद तापसी अपने पति से तलाक की मांग करती हैं। फिल्म में तापसी के मोनोलॉग की भी काफी तारीफ की गई है। मनोज बाजपेयी देवाशीष मखीजा की लिखी गई और डायरेक्ट की गई फिल्म भोसले इस साल सोनी लिव ऐप पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने गणपत भोसले नाम के एक पुलिस कांस्टेबल का किरदार निभाया है, जो एक चौल में रहता है। हमेशा की तरह इस फिल्म में भी मनोज की परफॉर्मेंस तारीफ के काबिल रही। एक्टर ने अपने इमोशनल एक्ट से हर किसी को इम्प्रेस कर दिया। शारिब हाशमी 2020 में रिलीज हुई फिल्म दरबार में शरद केलकर, शारिब हाशमी और हर्ष छाया ने लीड रोल प्ले किया था। कहानी को 1971 के बैकड्रॉप में तैयार किया गया है। फिल्म में शारिब ने हर्ष के सर्वेंट का बेहतरीन किरदार निभाया है, जो हर सिचुएशन में सेवा करने के लिए आगे रहता है। फिल्म में शारिब के डायलॉग और कहानी की संजीदगी को बखूबी दिखाया गया है। आदिल हुसैन इस साल रिलीज हुई फिल्म परीक्षा में आदिल हुसैन ने एक रिक्शा चालक की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक पिता अपने होनहार बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए चोरी का सहारा लेता है। फिल्म में कई इमोशनल सीन्स हैं, जहां आदिल ने अपने अभिनय से हर किसी ने कनेक्शन बनाया है। फिल्म का निर्देशन, लेखन और निर्माण प्रकाश झा ने किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 2 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म सीरियस मैन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में थे। नवाज ने फिल्म में एक ऐसे पिता का रोल अदा किया है, जो अपने बच्चे को सबसे अलग दिखाने के लिए कई झूठ का सहारा लेता है। नवाज सबसे पहले कहता है कि उसका बच्चा बहुत जीनियस है, हालांकि कुछ समय बाद उनका झूठ सबके सामने आ जाता है। हर्षवर्धन राणे सनम तेरी कसम फिल्म में बेहतरीन अभिनय कर चुके हर्षवर्धन राणे इस साल G5 के फिल्म टैश में नजर आए हैं। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है, जिसमें पुलकित सम्राट कृति खरबंदा, संजीदा शेख भी अहम किरदार में हैं। इस फिल्म में हर्षवर्धन ने सनी लालवानी का किरदार निभाया है। फिल्म में एक्टर का डार्क शेड दिखाया गया है, जिसे हर्षवर्धन ने बखूबी निभाया है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कुल 150 सीटों पर पार्षदों का चुनाव 1 दिसंबर को होना है और 4 दिसंबर को उसके नतीजे आने हैं। इन चुनावों में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है।
कई सांसदों और मंत्रियों के अलावा फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हैदराबाद में शहरी चुनाव के अखाड़े में भाजपा ने इतने अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता क्यों झोंके हैं। एक रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में यूं तो निकाय चुनाव है, लेकिन उसकी गहमागहमी किसी लोकल चुनाव की तरह नहीं है, क्योंकि इन चुनावों को भाजपा ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। 1 दिसंबर को हैदराबाद में स्थानीय चुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए स्मृति ईरानी से लेकर जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह भाजपा के तमाम दिग्गज रैलियां कर रहे हैं। यही नहीं, रैलियों में बेहद आक्रामक तेवरों के साथ भाषण और बयान भी दिए जा रहे हैं। दरअसल हैदराबाद में स्थानीय चुनावों के दौरान माहौल ऐसा बना हुआ है जैसे विधानसभा या लोकसभा चुनाव में होता है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, बेंगलुरु के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या जैसे चेहरों के बाद भाजपा ने कोई कसर न छोड़ते हुए योगी और शाह जैसे राष्ट्रीय स्तर के स्टार चेहरों को भी हैदराबाद रैलियों में उतार दिया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हैदराबाद में ऐसा कौन सा खजाना गड़ा है जिसके लिए भाजपा इतना दम दिखा रही है। वैसे केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी कह चुके हैं कि हैदराबाद में भाजपा की रणनीति साफ है, पहले शहर जीता जाए, उसके बाद विधानसभा चुनाव। इसके साथ ही कहा जा सकता है कि अब बीजेपी दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में उसकी सरकार बनने के ख्वाब देख रही है। यहाँ असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM प्रभाव वाली क्षेत्रीय पार्टी है। भाजपा का ये भी दावा है कि TRS और AIM के बीच एक साठगांठ है और कुर्सी इसी मिली भगत से बंधी है, जिसका खात्मा करना बेहद जरूरी है। 2023 के आखिर तक तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे। एक तो इसके लिए अभी से तैयारी के तौर पर हैदराबाद के शहरी चुनावों को भाजपा ने अहम बना लिया है, तो दूसरा अहम कारण है कि ओवैसी और उनकी पार्टी का बढ़ता प्रभुत्व। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के चलते भाजपा ओवैसी के खिलाफ बौखलाई हुई है। जानकारों का कहना है कि हाल ही में बिहार चुनाव में भी ओवैसी के 5 विधायक बनने को भी भाजपा ने एक तरह से सेंधमारी समझ लिया है। हालांकि बिहार में ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी से नुकसान महागठबंधन को होना बताया गया है, लेकिन भाजपा ने इसे एक निजी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। ओवैसी की मुस्लिम बहुल पार्टी महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार में फैलती हुई दिख रही है और भाजपा को ये गवारा नहीं है। खैर, एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत शहरी चुनाव में झोंक दी है, क्योंकि उसके मौजूदा और भविष्य के इरादे साफ हैं, तो दूसरी तरफ KCR और TRS ने दावा कर दिया है कि भले ही भाजपा पूरा दम लगा ले, लेकिन राज्य में पार्टी की पैठ बरकरार रहेगी। KT रामाराव ने कह दिया है कि TRS यहां 150 में से 100 वोट जीतेगी। गौरतलब है कि कोरोना की मार और पिछले दिनों हैदराबाद में आई बाढ़ इस चुनाव के नतीजे तय करने में प्रमुख मुद्दा रहेंगे। वहीं इस चुनाव में भाजपा TRS के साथ ही कांग्रेस ने भी शहर को मुफ्त पेयजल देने का बड़ा वादा किया है, तो वहीं बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तरह यहां भी मुफ्त वैक्सीन दिए जाने की घोषणा कर दी है। अब स्थिति ये है कि शहरी चुनाव के नतीजे तो 4 दिसंबर को आएंगे, लेकिन ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि TRS सबसे ज्यादा 85 सीटें जीत जाएगी और भाजपा को 30% वोट मिल सकते हैं। लेकिन पोल्स पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में क्या स्थिति रही है इससे हर कोई वाकिफ है। खैर, अब कल हैदराबाद में चुनाव होने हैं, जिसके बाद 4 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ये मेहनत क्या रंग लाती है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया भले ही सीरीज हार चुकी है, लेकिन तीसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल कोहली ने मैच में 30 रन बनाते ही सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इस मामले में वे सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज टीम इंडिया ने गंवा दी है, लेकिन कप्तान नाम कर लिया है। अब वे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं। आपको बता दें कि सचिन ने 12,000 रन बनाने के लिए 309 मैच खेले थे। वहीं कोहली ने रिकी पॉन्टिंग की रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। पॉन्टिंग ने अब तक 71 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई है। वहीं कोहली 70 सेंचुरी के साथ तीसरे नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। वनडे में एक सेंचुरी लगाने के साथ ही कोहली तेंदुलकर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेंगे। सचिन तेंदुलकर ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 सेंचुरी लगाई हैं, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 8-8 सेंचुरी लगाई हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर डेसमंड हैंस का नाम है। उन्होंने 6 सेंचुरी लगाई है। आपको बता दें कि इससे पहले कोहली के नाम वनडे में सबसे तेज 8,000 रन, 9,000 रन, 10,000 रन और 11,000 रन बनाने का भी रिकॉर्ड है। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन सचिन ने बनाए हैं। कोहली वनडे में 12,000 रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वे 12,000 के क्लब में शामिल होने वाले दूसरे हैं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश भर के किसान संगठन बीते कई दिनों से मोदी सरकार के कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शन कर इन कानूनों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। इसी के चलते कई किसान संगठनों के साथ विपक्षी पार्टियों ने बीते दिन यानी 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका असर देश भर में अलग अलग तरीकों से देखने को मिला। लेकिन आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद ऐसा लगता है कि बंद देश भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक हथियार के तौर पर उभरा है। हालांकि अब आए दिन ही कोई न कोई राजनीतिक दल या संगठन देश में बंद की अपील करता दिखता है। इस बंद को हड़ताल, चक्का जाम के तौर पर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में बंद और हड़ताल का नाता सबसे पहले अंग्रेजों के शासनकाल से शुरू हुआ। महात्मा गांधी के आह्वान पर सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन में पूरा देश आंदोलित रहा। हर जगह बंद रहा, कहीं भी काम नहीं हुआ। सरकार को हर स्तर पर असहयोग दिया गया। वैसे हड़ताल और बंद का सबसे ज्यादा आयोजन दुनिया भर में एशियाई देशों में ही ज्यादातर होता है, और उसमें भी भारत में सबसे ज्यादा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में तकरीबन रोज ही स्थानीय स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के ना जाने कितने ही बंद होते रहते हैं। असल में बंद शब्द बंध से लिया गया है। इसका मतलब सब कुछ बंद करने या एक किस्म के विरोध प्रदर्शन से है। इसका मतलब वही है जो एक आम हड़ताल का होता है। भारत ने पिछले 2-3 दशकों से कई बड़े बंद देखे हैं। ऐसा लगता है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मांग बनवाने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। हमारे देश में पिछले 2 दशकों में कई बड़े बंद हुए हैं, जिनका असर भी देखा गया है। इससे सरकारें दबाव में आई हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले 2-3 दशक के बड़े बंद कौन कौन से हैं। पिछले 2 दशकों के बड़े बंद।
5 जुलाई 2010 को एनडीए और 13 गैर यूपीए पार्टियों ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ पेट्रोल और तेल कीमतों में वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया। ये बंद काफी असरदार रहा, खासकर जिन राज्यों में एनडीए और लेफ्ट की सरकारें थीं, वहां ये बंद पूरी तरह कारगर रहा। 31 मई 2012 को विपक्षी एनडीए ने बढ़ी तेल कीमतों के खिलाफ भारत बंद किया। 20 सितंबर 2012 को बीजेपी और अन्य पार्टियों ने आर्थिक सुधारों के खिलाफ देशव्यापी बंद किया। इसमें मनमोहन सिंह सरकार ने डीजल और कुकिंग गैस पर सब्सिडी घटाने के साथ रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया था। साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में आतंकी हमले के खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर बंद का असर देखा गया। साल 2012 में निर्भया गैंगरेप के खिलाफ जब दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे, उसी के बीच भारत बंद का आह्वान किया गया, जो काफी सफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप सरकार रेप पर कानूनों में बदलाव के लिए बाध्य हुई। हालांकि इसके बाद भी देश में रेप के मामलों में कोई कमी नहीं देखी गई है। आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में अगर ज्यादा ट्रेड यूनियन साथ थे, तो देश भर के वो दल जो केंद्र की सत्ता में शामिल नहीं है, वो भी इस बंद के समर्थन में थे। हालांकि उन राज्यों में इस बंद को खारिज कर दिया गया जहां बीजेपी की सरकारें हैं। पंजाब के किसान करीब 2 महीने से केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पहले उनका प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा तक सीमित था, लेकिन नवंबर के आखिर हफ्ते में उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली में उन्हें एंट्री की अनुमति नहीं मिली, तो वो दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले बैठ गए। धीरे धीरे उन्हें अन्य राज्यों के किसान संगठनों का समर्थन भी मिलने लगा और विपक्षी दल भी उनके साथ आने लगे। सरकार से किसानों की कई दौर की बातचीत होने के बाद भी गतिरोध बना हुआ है। खैर, आज भी किसान और सरकार के बीच बातचीत होनी है। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद दोनों पक्षों में कुछ सहमति बनती है या नहीं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर चर्चा में बनी हुई है, तो दूसरी ओर अब बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुंकार भरी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं है, बल्कि बंगाल बंगाल है। तो और क्या कुछ कहा है ममता ने, इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल चुनाव से पहले सूबे का सियासी पारा गर्मा गया है। बीजेपी की रणनीति से बौखलाई टीएमसी ने अब पलटवार किया है। दरअसल ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही उनके भाषणों को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि हम संविधान के मुताबिक चलते हैं। राज्य सरकार काम को पूरा करने वाली एक अथॉरिटी है, तो क्या हमें बीजेपी के मन मुताबिक चलना चाहिए? जब राज्य में पहले से ही एक योजना चल रही है, तो हमें वैसे ही एक नई योजना क्यों चलानी चाहिए? क्योंकि बीजेपी कह रही है। उन्हें फंड कहां से मिलता है? ये पूरा राज्य सरकार के टैक्स का पैसा है। हम अपनी योजना को 100% फंड करते हैं, लेकिन उनकी योजनाओं के लिए राज्य सरकार को देना पड़ता है। ममता बनर्जी ने सख्त लहजे में कहा है कि बंगाल गुजरात नहीं है और ना ही यूपी है, बंगाल बंगाल है। बाहर के कुछ गुंडे यहाँ दस्तक देने लगे हैं। ये जान लें कि आप संघीय ढांचे को जमींदोज नहीं कर सकते हैं। ममता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वे केंद्रीय एजेंसियों के जरिए हमारी सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि चुनाव से पहले वे ऐसा और करेंगे।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पीएम केयर फंड्स पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पीएम केयर्स फंड के लाखों करोड़ों रुपए का क्या हुआ, उसका ऑडिट क्यों नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में ममता बनर्जी अपने नए चुनावी कैंपेन द्वारे द्वारे सरकार को लेकर भी काफी सुर्खियों में हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का चुनाव प्रबंधन प्रशांत किशोर यानी पीके संभाल रहे हैं। माना जा रहा है कि द्वारे द्वारे सरकार अभियान प्रशांत किशोर के ही दिमाग की उपज है। इससे पहले वे कई राज्यों में ऐसा ही फॉर्मूला अपना चुके हैं, जिसके राजनीतिक नतीजे काफी सकारात्मक रहे हैं। पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीके ने आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाई थी। इससे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी अपनी योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन शुरू करवाया था। इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी वाईएसआर प्रमुख जगन मोहन रेड्डी की राज्य भर की पैदल यात्रा की रूपरेखा पीके ने ही खींची थी। जगन रेड्डी ने अपनी यात्रा के जरिए टीडीपी के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया था कि चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस का डंका बज गया। खैर, बंगाल चुनाव से पहले ही सूबे में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनाने की कवायद तेज कर दी है। अब देखना होगा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की मेहनत रंग लाती है और कौन बनाता है सूबे में सरकार। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश में महामारी के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अब लॉकडाउन में छूट के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इससे संबंधित गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स फिर से खुल सकेंगे। सरकार ने आज से इन्हें खोलने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने दिवाली को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की हैं। तो दिवाली पर क्या है महाराष्ट्र सरकार का प्लान और दिल्ली में क्या है सरकार के आदेश, इस रिपोर्ट में देखिए। त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दिशा निर्देश जारी कर रही हैं। एक ओर जहां दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखे की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा रही है, तो वहीं कई राज्यों ने निवासियों से अपील की है कि वे पटाखे और शोर से बचें। इसी के चलते अब महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर दीपावली मनाने की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस आदेश में अपील की गई है कि शोर और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखे फोड़ने से बचें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 लाख के पार चली गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस अवधि में 44,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या 15 लाख के पार चली गई है। दिल्ली में पटाखे बैन। महाराष्ट्र सरकार से पहले कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिवाली के पहले दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और अस्पतालों में चिकित्सा संबंधी आधारभूत ढांचे को दुरुस्त करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार के मौजूदा मौसम और प्रदूषण के कारण दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में तेजी देखी गई है और लगातार दूसरे दिन संक्रमण के मामले 6,000 से ज्यादा आए हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी लोगों से पटाखे ना फोड़ने की अपील की है और कहा है कि दिवाली सादगी के साथ घर में ही मनाएं। कोरोना काल में जैसे बाकी त्योहार मनाए गए हैं, ठीक वैसे ही दिवाली का जश्न हो। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमित मरीजों को वायु प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और अगर ऐसे में दिवाली पर पटाखे जलाए जाएंगे तो और भी वायु प्रदूषण बढ़ेगा और मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने पटाखे की जगह ज्यादा से ज्यादा दिए जलाने की अपील की है। सरकार ने ये भी अपील की है कि राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रम की जगह रक्तदान शिविर और अन्य मेडिकल कैंप का आयोजन करें। खैर, सभी राज्य सरकारें अपनी अपनी ओर से तमाम प्रयास कर रही हैं कि कोरोना को खत्म किया जाए। अब देखना होगा कि इस महामारी से कब तक निजात मिल पाती है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद अहम है। इस दिन यूपी की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इन सीटों पर योगी सरकार ने पूरा दम लगाया है और उसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जोरदार टक्कर मिली है। जबकि इन 7 सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 का एजेंडा तय करने के लिए दम रखता है। वैसे भी उपचुनाव में सपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों हुई सियासी उठापटक के बीच आ रहे उपचुनाव के नतीजे भविष्य की सियासत के संकेत देंगे। वर्तमान परिस्थितियों और समीकरणों ने उपचुनाव के नतीजे को अहम बना दिया है। राज्यसभा चुनाव में सपा और बसपा के बीच जो कुछ हुआ वे भी सियासी रुख तय करेगा। सत्ता पक्ष को लगता है कि राम मंदिर के रूप में उसके पास मजबूत विकल्प पहले से मौजूद है और इन नतीजों से जहां कोरोना संकट के दौरान सरकार व भाजपा संगठन की तरफ से किए गए कामों के दावों का सच सामने आ जाएगा, वहीं विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ उठाए गए मुद्दों का असर भी देखने को मिलेगा। उपचुनाव के पहले राज्य में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भी हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में 9 सदस्य निर्वाचित कराने की ताकत होते हुए भी भाजपा का सिर्फ 8 उम्मीदवार उतारना, बसपा का आश्चर्यजनक तरीके से एक उम्मीदवार का पर्चा भरवाना और सपा का बसपा विधायकों में तोड़फोड़ कराना। 7 सीटों के परिणाम से ये संकेत भी सामने आएंगे कि राज्य के भविष्य की सियासत और सियासी पार्टियों के रिश्ते और उनके संभावित समीकरणों की दिशा और दशा क्या होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस सियासी बिसात पर भाजपा के खिलाफ अपने मोहर अलग अलग ही चलाने वाली है या कोई किसी से मिलकर खेल खेलेगा। वैसे उपचुनाव को सत्ता का पक्ष माना जाता है, लेकिन जब 2022 में मुख्य चुनाव होने हैं, ऐसे में इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर सत्तारूढ़ दल को सफलता मिलेगी तो उसे अपने कामकाज पर भरोसा होगा, वहीं अगर विपक्ष को सफलता मिलेगी तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। आगे आने वाले समय में ये चुनाव नतीजे सियासी सफर की तस्वीर को भी साफ करेंगे। इसके साथ ही कुछ घटनाओं को लेकर विपक्ष की तरफ से ब्राह्मणों के उत्पीड़न को लेकर सरकार की घेराबंदी और हाथरस जैसी घटनाओं के सहारे विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की पार्टी का सरकार को कटघरे में खड़ा करना और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उठाए गए सवालों का जनता में असर भी इन नतीजों से सामने आएंगे। पता चलेगा कि कांग्रेस की सड़कों पर संघर्ष और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा की यूपी में सक्रियता का जनता में कुछ असर हुआ है या नहीं। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा खुद को स्वाभाविक रूप से मुख्य विपक्षी दल मानती है। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर ये दावा बसपा भी करने लगी है, लेकिन इधर प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस भी सड़क पर कूदकर अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है।
अब तीनों खुद को एक दूसरे पर 20 साबित करने के प्रयास में लगे हुए हैं और इसी के चलते उपचुनाव के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भारत सरकार ने हाल ही में देश में पबजी सहित 118 ऐप पर बैन लगाया था। इस खबर के साथ ही भारत में इस गेम को खेलने वाले लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि पबजी मोबाइल भारत में एक बार फिर शुरू हो सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट पर भारत सरकार ने सितंबर में बैन लगा दिया था। उसके बाद 30 अक्टूबर को पबजी मोबाइल भारत में पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि कंपनी ने ही भारतीय सर्वर को बंद कर दिया। वहीं अब खबर है कि दिसंबर तक किसी भी हाल में पबजी मोबाइल भारत में लॉन्च हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पबजी मोबाइल साल 2020 के आखिर तक भारत में वापसी कर लेगा। उम्मीद है कि भारत में वापसी को लेकर कंपनी जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी कर दे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पबजी कॉर्पोरेशन पबजी मोबाइल की भारत में वापसी को लेकर ग्लोबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से बात कर रही है। इसके अलावा कई स्ट्रीमर से भी बात चल रही है। आपको बता दें कि पबजी कॉर्पोरेशन ने हाल ही में भारतीय ऑफिस के लिए लिंक्डइन पर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट डिवीजन मैनेजर के पद के लिए पोस्ट किया है। इस जॉब के लिए 5 साल का अनुभव भी मांगा गया है। सितंबर में ही पबजी गेम को डेवलप करने वाली कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने चीन की टेंसेंट गेम्स से नाता तोड़ने का फैसला लिया था। इसके बाद से ही भारत में पबजी की वापसी की खबरें जोरों पर थी। भारत में पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट के बैन होने से टेंसेंट को 2.48 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। पबजी को साल 2018 में लॉन्च किया गया था और 2020 में बैन होने तक भारत में इसके सबसे ज्यादा यूजर्स हो गए थे। दुनिया के कुल यूजर्स में से भारत के 24% यूजर्स थे। पबजी मोबाइल की एयरटेल, रिलायंस जियो और पेटीएम के साथ भी बातचीत होने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि एयरटेल, जियो या पेटीएम किसी एक की साझेदारी में पबजी मोबाइल भारत में वापसी करेगा। अब देखना होगा कि इसकी आधिकारिक घोषणा कब तक होती है। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। टीम इंडिया ने वहां पर वनडे सीरीज तो गंवा दी है, लेकिन T20 सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। खास बात यह भी है कि हाल फिलहाल वनडे का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, इसलिए कप्तान विराट कोहली से लेकर BCCI और चयनकर्ता भी इसी कोशिश में है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए अच्छी टीम अभी से तैयार कर ली जाए। इसलिए कई युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया को टी नटराजन के रूप में एक ऐसा गेंदबाज मिलता हुआ दिख रहा है जो मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
सीरीज खत्म होने के बाद कप्तान विराट कोहली ने भी नटराजन के प्रदर्शन की तारीफ की और उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्हें आगे जाने वाला गेंदबाज बताया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के 29 साल के गेंदबाज नटराजन ने कैनबरा में तीसरे वनडे से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और इसके बाद प्रभावशाली प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 मैचों में 8 विकेट लिए। कोहली ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नटराजन का खास जिक्र करना चाहूंगा। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में उसने अच्छी जिम्मेदारी निभाई और दबाव की परिस्थितियों में शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने कहा कि ये बेजोड़ है क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शुरुआती मैचों में खेल रहा है। भारत को अगले साल अक्टूबर-नवंबर में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। कोहली ने आगे ये भी कहा कि मुझे विश्वास है कि वे अपने खेल पर कड़ी मेहनत करना जारी रखेगा और बेहतर गेंदबाज बनता जाएगा क्योंकि बाएं हाथ का तेज गेंदबाज किसी भी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वे इस तरह से गेंदबाज करना जारी रखता है तो अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप से पहले ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि भारत तीसरे और आखिरी T20 में 12 रन से हार गया, लेकिन उसने सीरीज 2-1 से जीती और कोहली ने कहा कि रोहित शर्मा, शमी, बुमराह जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी के बावजूद टीम के कभी हार नहीं मानने के रवैये से वे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 11-12 T20 में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। असल में इस टीम में ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है और इस नज़रिए से देखा जाए तो ये शानदार प्रदर्शन रहा। खासकर पहले 2 वनडे गंवाने के बाद हमने भरोसा बनाया रखा और अच्छी वापसी की। खैर, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि टी नटराजन और पूरी टीम इंडिया अपने आने वाले मैचों में कैसा प्रदर्शन करते हैं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा के पश्चिम बंगाल के दौरे का आज दूसरा दिन है। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर पर जा रहे थे, लेकिन इस बीच JP नड्डा ने आरोप लगाया है कि JP नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हमला बोला है। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, लेकिन सूबे का सियासी माहौल अभी से तैयार हो गया है। राज्य में सियासत की लड़ाई सिर्फ जुबानी हमलों तक नहीं बल्कि पथराव तक आ गई है। दरअसल बीजेपी के नेता और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर आज डायमंड हार्बर में प्रदर्शनकारियों ने पत्थर मारे हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर भी हमला किया गया। बीजेपी नेताओं ने इस घटना के लिए TMC के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का आरोप है कि TMC कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का काफिला रोकने की कोशिश की। इस दौरान TMC कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी भी की। सुरक्षा एजेंसियों ने फिलहाल JP नड्डा के काफिले को सुरक्षित बाहर निकाला है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि हमारे काफिले में एक कार नहीं है जिस पर हमला नहीं किया गया हो। मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ कार में यात्रा कर रहा था। पश्चिम बंगाल में अराजकता और असहिष्णुता की इस स्थिति को समाप्त करना है। कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय घायल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने दावा किया था कि TMC ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के दौरे से कुछ घंटे पहले ही बीजेपी नगर अध्यक्ष सुरजीत हलदर पर हमला किया। नड्डा जब पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता के हेस्टिंग्सन क्षेत्र पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए। ये घटना नए खोले गए कार्यालय के बाहर घटित हुई। जब नड्डा यहां पहुंचे तो लगभग 50 लोगों ने काले झंडे लहराने की कोशिश की और नड्डा के इमारत में घुसने पर भाजपा वापस जाओ के नारे भी सुनाई दिए। इस घटना के तुरंत बाद प्रदर्शनकारी मौके से चले गए। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि ये एक झूठा आरोप है क्योंकि हम कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। असल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभिषेक बनर्जी का पोस्टर फाड़ दिया है।
दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय हमेशा गलत बयान देते हैं और बीजेपी केवल झूठ बोलती है। अब देखना होगा कि ये मामला कब तक शांत हो पाता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में सबका साथ सबका विकास का वादा किया गया था। बीजेपी ने वास्तव में 6 साल में देश के बदलने का रोड मैप पर काम भी किया। खैर, बीजेपी के काम की अगर बात आज इसलिए हो रही है क्योंकि हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है और इससे पहले यहाँ का चुनावी कैंपेन इस बार चर्चा का विषय बना रहा है। लेकिन इन 6 सालों में बीजेपी का राज्यों में प्रदर्शन कैसा रहा, आइए अपनी इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं। 16 मई 2014 में भारत की जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया था। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की ऐसी लहर चली कि लगभग 30 साल बाद केंद्र में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। 24 मई को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद 2019 में भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी दोबारा सरकार बनाई। वैसे 90 के दशक से लेकर अब तक बीजेपी ने अपनी रणनीति में कई बड़े बदलाव किए हैं। इसका एक नजारा हैदराबाद में हो रहे निकाय चुनाव में भी देखने को मिला है। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी की रणनीति की वजह से ही इसे राष्ट्रीय स्तर पर खासी तवज्जो मिली है। इसके पीछे वजह रही बीजेपी के बड़े नेताओं का मैदान में उतरना। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गजों ने यहां रोड शो और रैलियां की। लेकिन 90 के दशक में अटल आडवाणी विधानसभा चुनावों में भी ऐसा कैंपेन नहीं करते थे। तब की भाजपा और अब की भाजपा और उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में बहुत कुछ बदला है। दरअसल 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ देश में भाजपा की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह मैन ऑफ द मैच। इस पॉलिटिकल टूर्नामेंट को जीतने के 2 महीने बाद भाजपा की कमान अमित शाह को सौंप दी गई। इसके बाद मोदी शाह की जोड़ी ने अपनी टीम और रणनीति दोनों नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया। P2P यानी पंचायत से पार्लियामेंट के फॉर्मूले पर काम करना शुरू किया। पार्टी के बड़े नेताओं को बूथ स्तर तक जाकर जमीन तैयार करने के लिए कहा गया। खुद अमित शाह ने पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक शुरू की, जिससे कोशिश रही कि हर राज्य में भाजपा की सरकार हो और वे सरकार में बने रहे। इसके लिए उन्होंने जोड़ तोड़ से भी गुरेज नहीं किया और एक के बाद एक राज्यों में भाजपा की सरकार बनती चली गई, खासकर गैर हिंदी राज्यों में। 2014 लोकसभा के दौरान ही ओडिशा में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तब भाजपा को सिर्फ 10 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इसके बाद अमित शाह ने यहां के निकाय चुनावों में जोर लगाना शुरू कर दिया, बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और झारखंड के तब के CM रघुवर दास ने कैंपेन का मोर्चा संभाला और पार्टी को इसका फायदा भी हुआ और 297 सीटों पर उसको जीत मिली। तभी लगने लगा था कि अब भाजपा वहां मजबूती से पैर पसार रही है और उसका असर अगले विधानसभा और 2019 के लोकसभा में भी देखने को मिला। बूथ स्तर तक जाकर राजनीति करने का ही नतीजा था कि लोकसभा में भाजपा को 8 और विधानसभा में 23 सीटें मिली। उसके बाद 2014 के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए। भाजपा छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहती थी और शिवसेना से अलग होकर अकेले मैदान में उतरी।
वे राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और सबसे बड़ी बात ये थी कि महाराष्ट्र में भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री बना। फिर 2014 में ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। इसमें भाजपा को बड़ी सफलता मिली। पीडीपी के बाद वो सबसे बड़ी पार्टी बनी और 25 सीटें जीती। एक रणनीति के तहत भाजपा पीडीपी के साथ सरकार में शामिल हो गई। हालांकि ज्यादा दिन दोनों की दोस्ती नहीं चली और 2.5 साल बाद बीजेपी अलग हो गई। फिर 2016 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और असम विधानसभा के चुनाव हुए। भाजपा ने पश्चिम बंगाल, केरल और असम पर ज्यादा जोर लगाया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और केरल में जोरदार प्रचार किया, जबकि पीएम मोदी ने असम का मोर्चा संभाला। असम में भाजपा को अप्रत्याशित सफलता मिली। उसने 86 सीटें हासिल करके कांग्रेस के 1 दशक के शासन का अंत कर दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा सिंगल डिजिट में ही रह गई। 2017 में अगर गैर हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो पंजाब, गुजरात, मणिपुर और गोवा में चुनाव हुए। इनमें से पंजाब को छोड़ दें तो बाकी जगह भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही। मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस, लेकिन सरकार बनी भाजपा की। इसी तरह गोवा में भी कांग्रेस बड़ी पार्टी बनी, लेकिन मुख्यमंत्री बना भाजपा का। इसके बाद 2018 की शुरुआत में त्रिपुरा और कर्नाटक में चुनाव हुए। त्रिपुरा में बीजेपी ने वामपंथ के किले को ध्वस्त कर दिया और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कर्नाटक में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन कुमारस्वामी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके अलावा मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में भी 2018 में चुनाव हुए। यहाँ भाजपा को कुछ खास नहीं मिला, लेकिन वे सरकार में शामिल हो गई। इन तीनों ही राज्यों में भाजपा सरकार में है। 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें आंध्र प्रदेश और सिक्किम में खाता नहीं खुला। ओडिशा में बीजेपी पहले से मजबूत हुई, जबकि अरुणाचल प्रदेश में खुद के दम पर भाजपा की सरकार बनी। अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में चुनाव होने हैं। इसमें से असम में भाजपा की सरकार बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में वे टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार यहाँ कमल खिलता है या नहीं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सर्च इंजन याहू ने हर साल की तरह इस साल भी भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोगों की सूची जारी की है। इसमें बताया गया है कि साल 2020 में लोगों ने सबसे ज्यादा दिवंगत बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत को सर्च किया है, जबकि उनकी गर्लफ्रेंड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली महिला सेलिब्रिटी रही हैं। तो कौन कौन से सेलेब्स हैं इस लिस्ट में, इस रिपोर्ट में देखिए। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही अब 2020 के अंत की भी शुरुआत हो गई है। ये साल का आखिरी महीना है और वक्त है साल भर हुए घटनाक्रम को जानने, पीछे मुड़कर देखने का। जहां एक ओर कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है, तो इसके साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे बहुत कुछ बदला है। फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कई झटकों के साथ एक सबसे बड़ा झटका सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लगा। 14 जून को सुशांत अपने घर में मृत पाए गए थे। इसके बाद शुरू हुए विवाद से सब परिचित हैं। यही कारण है कि सुशांत इस साल याहू इंडिया पर सर्च किए जाने में सबसे आगे हैं। वे 2020 के मोस्ट सर्च पर्सनैलिटी बन गए हैं। इसके साथ ही उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। उनकी मौत के मामले के बाद आरोप प्रत्यारोप और फिर ड्रग्स केस को लेकर रिया चक्रवर्ती भी काफी सुर्खियों में रही हैं। इस लिस्ट में सर्च के मामले में तीसरे नंबर पर रिया रही हैं। वहीं इस साल शीर्ष 10 स्थानों में राजनीतिक हस्तियों की एक बड़ी उपस्थिति है।
2017 के बाद ये पहला साल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूची में नंबर 1 हासिल नहीं किया है। इस साल पीएम मोदी दूसरे पायदान पर है और तीसरे स्थान पर है रिया चक्रवर्ती। इसके बाद राहुल गांधी, अमित शाह, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत हैं। सुशांत मोस्ट सर्च मेल सेलिब्रिटी श्रेणी में सबसे ऊपर है। इसके बाद अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, इरफान खान और ऋषि कपूर शामिल हैं। रिया इस साल की मोस्ट सर्च फीमेल सेलिब्रिटी की सूची में नंबर 1 पर है। इसके बाद कंगना रनौत और दीपिका पादुकोण का नंबर दूसरे और तीसरे स्थान पर है। फिर सनी लियोनी चौथे स्थान पर हैं और उसके बाद प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, नेहा कक्कड़, कनिका कपूर, करीना कपूर खान और सारा अली खान इस लिस्ट में शामिल हैं। साल 2020 के टॉप न्यूज मेकर्स की अगर बात करें तो पीएम मोदी पहले नंबर पर रहे, सुशांत और रिया दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से और राहुल गांधी तीसरे स्थान पर रहे। वहीं अभिनेता सोनू सूद को इस श्रेणी में एक विशेष स्थान हासिल हुआ है। उन्हें हीरो ऑफ द ईयर चुना गया। दरअसल कोरोना महामारी के बीच प्रवासियों को घर पहुंचाने में मदद करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की गई है। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या कोई भी छोटे स्तर का चुनाव, हर चुनाव की अपनी एक राजनीतिक कहानी होती है। हाल ही में राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हुए। राज्य में कांग्रेस की सरकार होने और किसान आंदोलन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही चुनावों में बढ़त मिली है और राज्य में कांग्रेस को बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही कांग्रेस में फिर से ये बात भी सामने आ गई है कि मौजूदा सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रस्साकशी अभी भी जारी है। आपको बता दें कि पंचायत समिति के चुनाव में बीजेपी अब तक 1836 सीटें जीती है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 1718 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं जिला परिषद के चुनाव की अगर बात करें तो यहां बीजेपी को 323 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 246 सीटें ही आई हैं। बीजेपी ने पहले से ही कृषि बिलों के समर्थन के रूप में परिणाम दिया है। पार्टी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है कि ये नतीजे नए कृषि कानूनों के समर्थन के अलावा और कुछ नहीं है। क्या कांग्रेस दीवार पर लिखी इस जीत को पढ़ सकेगी? आपको बता दें कि स्थानीय चुनावों में बीजेपी ने इन नतीजों का इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक बिंदुओं को उजागर करने के रूप में किया। ये राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस के लिए एक चिंता की वजह है। पार्टी में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इस हार से गहलोत सचिन पायलट की लड़ाई पर और कोई असर पड़ सकता है? क्या पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव नतीजों को पायलट के समर्थक कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या अब ये समझने की कोशिश होगी कि अशोक गहलोत अजय नहीं है, जैसा कि उनके समर्थक ऐसा बताते हैं? आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही गहलोत ने कहा था कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने इसे गहलोत के एक बड़े प्रयास के तौर पर देखा था। बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगाकर गहलोत पार्टी हाईकमान को इशारों में ये बताना चाहते थे कि जयपुर में अभी उनकी जरूरत है, क्योंकि पार्टी हाईकमान अहमद पटेल के निधन के बाद सीएम गहलोत को नई दिल्ली बुलाने पर विचार कर रही थी। हालांकि अशोक गहलोत के समर्थक इन अटकलों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि इन अटकलों को सचिन पायलट की ओर से प्रचारित कांग्रेस के अंदर अनावश्यक रूप से बढ़ाया जा रहा था, जबकि पायलट के समर्थकों का कहना है कि गहलोत
सबको साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी को स्थानीय चुनाव में इसका फायदा हुआ। वैसे सचिन पायलट के गहलोत के खिलाफ विद्रोह के बाद भी इस मामले को अभी तक कोई निपटारा नहीं मिल पाया है। कांग्रेस की मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले में जो कमेटी बनाई है वो बहुत कम काम कर पाई है। यहाँ तक कि पायलट के कुछ समर्थकों को समायोजित करने के लिए मंत्रिमंडल में अपेक्षित फेरबदल भी नहीं हुआ है। हाल ही में कांग्रेस राज्य प्रभारी अजय माकन ने कहा कि साल के अंत तक नया पीसीसी बनाया जाएगा, लेकिन पायलट के समर्थकों को उनके प्रतिनिधित्व की बहुत कम उम्मीद है। कांग्रेस में अस्थिरता और अधीरता बढ़ने से पायलट खेमा केंद्रीय नेतृत्व से ये कहने की योजना बना रहा है कि मामलों को सुलझाने में देरी से चीजें और खराब हो जाएंगी, जिसका फायदा बीजेपी के अलावा और किसी को नहीं मिलेगा। अपनी बातों को वजन देने के लिए सचिन पायलट समर्थकों ने हैदराबाद नगर निगम चुनाव के हालिया परिणामों का हवाला दिया है। यहाँ बीजेपी 4 से 48 सीटों पर चली गई है। पायलट के समर्थकों का कहना है कि बीजेपी के रिकॉर्ड को देखते हुए किसी भी परिणाम को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में साफ है कि राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के परिणाम से जाहिर तौर पर फिर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का मतभेद साफ उजागर होगा। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच बीजेपी ने राजस्थान के पंचायत चुनाव में शानदार जीत हासिल की है और अब पार्टी की नज़र देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी जीत हासिल कर विपक्षी दलों को करारा जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराने के लिए प्लान तैयार कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जीत का परचम फहराने के बाद बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। सूबे के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अपने सिंबल या फिर पार्टी अधिकृत प्रत्याशी उतारने की दिशा में मन बना लिया है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के जरिए गांव स्तर पर नेतृत्व तैयार करने के लिए ग्राम प्रधान तक के चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश दौरा अब 2 दिवसीय होगा। नड्डा 28 और 29 दिसंबर को लखनऊ में रहेंगे। यूपी बीजेपी का संगठन 4 दिवसीय दौरे की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब ये 2 दिन का ही होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी नियुक्त किए गए पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह 5 दिसंबर को लखनऊ प्रवास पर थे। आपको बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेता और राधा मोहन सिंह के लखनऊ दौरे के बाद ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये यूपी दौरे का प्लान तैयार किया गया है। बीजेपी नेताओं की माने तो आगामी पंचायत चुनाव को लेकर ये दौरा काफी अहम होने वाला है। जेपी नड्डा लखनऊ प्रवास के दौरान सरकार और संगठन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रवास के दौरान 2 दिनों में सरकार और संगठन के साथ समन्वय बैठक भी करेंगे। विधायकों और मंत्रियों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ ही बुद्धिजीवियों, गणमान्य लोगों के साथ भी जेपी नड्डा की बैठक होगी। नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि नड्डा के लखनऊ दौरे के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के संभावित 2 दिवसीय दौरे की तैयारी कर रहे हैं। यूपी प्रभारी के प्रवास के दौरान 4 दिवसीय दौरे की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन पार्टी अब 2 दिन के दौरे की तैयारी कर रही है, जिसमें वे अलग अलग बैठकें करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्लोगन फूड फॉर नीडी के रास्ते पर चलते हुए बेहतरीन काम किया था। उसका लेखा जोखा भी जेपी नड्डा को सौंपा जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ प्रवास के कार्यक्रम में भी वही बिंदु रहेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के देश भर के कार्यक्रमों में रखे गए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास उत्तराखंड में 4 दिवसीय रहा है।
क्योंकि देश में किसान आंदोलन चल रहा है और इस बीच ही बीजेपी राजस्थान में पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में अगर यूपी के पंचायत चुनाव में भी पार्टी जीत हासिल करती है तो किसानों के नए कानून पर मुहर लग जाएगी। पंचायत चुनाव में खेती किसानी से जुड़े बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी यूपी के पंचायत चुनावों को हल्के में नहीं लेना चाहती है। आपको बता दें कि सूबे में कुल 59,163 ग्राम पंचायतों के मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है। वहीं 3 दिसंबर 2021 को जिला पंचायत अध्यक्ष जबकि 17 मार्च को क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में प्रदेश में एक साथ 3 पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए वोटर लिस्ट का काम दिसंबर के आखिरी में पूरा करने के लिए डेडलाइन निर्वाचन आयोग ने तय कर रखी है। इसी के साथ पंचायतों के परिसीमन का काम भी चल रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अगले साल चुनाव कराए जाने की संभावना है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।